हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंतर्गत हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, बहुत सारी छोटी छोटी परिभाषाओं का अध्ययन किया था। आज हम उस परिभाषाओं के आधार पर नया टॉपिक चलेंगे, कक्षीय चाल। क्या होता है कक्षीय चाल? कक्षीय चाल हम किसे कहते हैं? किसी उपग्रह की वह गति होती है जो किसी, फिर से ऐसा कह सकते हैं कि किसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए वह आवश्यक चाल को ही हम क्या कहते हैं? उपग्रह की कक्षीय चाल। अब ये उपग्रह शब्द का प्रयोग आया, उपग्रह का क्या तात्पर्य होता है? जैसे हम देखें, हमारी पृथ्वी क्या है? ग्रह है, उसके चारों ओर चंद्रमा एक कृत्रिम उपग्रह है जो उसके एक निश्चित कक्षा में क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। इसके अलावा जो सैटेलाइट हम भेजते हैं वह है उपग्रह कहलाता है। अगर दूसरी भाषा में कहें तो वो क्या होता है? किसी ग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए जिस वेग से हम क्या करते हैं, किसी प्रक्षेप्य को, किसी वस्तु को, किसी उपग्रह को प्रक्षेपित करते हैं, उसे ही उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। देखिए ध्यान से समझें, ये मान लिया जाए ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है? मान लिया जाता है ये m, कैपिटल M इसका द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M एवं इसकी जो त्रिज्या है वह क्या है? कैपिटल R है। फिर हमने कहा कि भाई कि यहाँ से h ऊंचाई पर, यहाँ से कितनी सतह से, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर कोई m द्रव्यमान का कोई क्या है? उपग्रह है जो क्या कर रहा है? पृथ्वी के चारों ओर कक्षीय चाल से गति पे यही पर स्थापित कर लिया। तो ये m द्रव्यमान का जो कण है वही क्या है? उपग्रह है। तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी हो गई भैया? बड़ा दो वृत्त बना, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या तो कैपिटल R हुई, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? R प्लस h हो जाएगी, ठीक है? तो ये हो गई R प्लस h। अर्थात इस वस्तु को, इस पिंड को कौन सी वेग से जा रहा है? माना कि कोई m द्रव्यमान, मान लेते हैं कि माना कि भाई पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, मैंने बता दिया है, चित्र वर्णन में हम लिख सकते हैं क्या? पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान इज इक्वल टू कैपिटल M है। फिर हमने कहा त्रिज्या क्या है? इज इक्वल टू R, सतह से, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई उपग्रह जिसकी पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई R प्लस h है। प्यारे बच्चों एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जो ऊंचाई ज्ञात करते हैं हम, वह कहाँ से होता है? केंद्र से ही ज्ञात करना है, याद रखिए। तो बड़ा वृत्त दिख रहा है, उसका अगर हम त्रिज्या बात करेंगे तो R प्लस h होगा, और छोटा है तो उसका होगा केवल R, ठीक है? अब हम चलते हैं, फिर मैंने कहा वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए, वृत्तीय पथ पर या वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल F इज इक्वल टू होता है mv स्क्वायर अपॉन R। एक क्वेश्चन नंबर 1, हम जानते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार ये होता है फॉर्मूला बेटा F इज इक्वल टू G, कैपिटल G सार्वत्रिक पृथ्वी निर्देशांक है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये r स्क्वायर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, ठीक है? तो इसी के आधार पर मैं लगाऊंगा G, तो G रहेगा स्मॉल m मतलब m1 मतलब कैपिटल M, और m2 इज इक्वल टू उपग्रह का, दो पिंडों के बारे में बताया, और r, तो ये उपग्रह से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? R स्क्वायर।
अब चूंकि बेटा हम जानते हैं r का मतलब क्या हो रहा है, r प्लस एच, तो ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को बता रहे हैं यार, ठीक है। तो ये बाद में हम कर लेंगे समीकरण 2 और ये समीकरण नंबर 1 व 2 से हमने देखा, क्या देखा, दोनों के एलएचएस बराबर हो रहे हैं, और जब दोनों के एलएचएस बराबर हो रहे हैं तो क्या होगा, आरएचएस भी बराबर होगा, m² इज इक्वल टू g कैपिटल M इनटू स्मॉल m अपॉन r²। m से m कटा, r से एक r कटा, तो v² इज इक्वल टू क्या बचा, g कैपिटल M अपॉन r। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू रूट ओवर क्या, जी एम अपॉन आर, क्योंकि मैंने बताया चूंकि जी एवं जी में संबंध से क्या होता है, जी आर का स्क्वायर बराबर जी एम, और चूंकि हमने अभी तो बताया आपको आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर प्लस एच होता है, ये मैंने बता दिया है। तो अभी मानों को हम रखते हैं यहाँ पर, तो मान रखा तो क्या पाया, v इज इक्वल टू रूट ओवर क्या, आर जी आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, और आर बाहर आ जाएगा जोड़ी बन के, आर इज इक्वल टू रूट ओवर जी अपॉन आर प्लस एच। ये होता है कक्षीय चाल का व्यंजक। आप देख सकते हैं किसी उपग्रह में, किसी क्या बताएंगे हम, किसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को ही हम क्या कहते हैं, कक्षीय चाल या उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। हम समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं। चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति। आप जानते हैं कि परमाणु का नाभिक जो होता है ना, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं, इसके कक्षा के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको आकर्षित करते हैं, और जो इसकी वेग होते हैं वो क्या होता है, v होता है, ठीक है। और इसका द्रव्यमान क्या होता है, r, ठीक। तो मान लेंगे, माना कि द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है जो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर क्या करता है, एक समान v वेग से गति करता है। तो इसके बारे में हम अब आगे चलते हैं। तो बोला, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बताएंगे वृत्तीय पथ पर चलने हेतु आवश्यक अभिकेंद्र पर F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने कहा क्या, कूलाम का नियम होता है, कूलाम के नियम से पहले तो हम बता देंगे कि भाई Z क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है, और नाभिक का आवेश हो जाएगा, नाभिक का आवेश Z इंटू E, और इलेक्ट्रॉन का आवेश, अर्थात इलेक्ट्रॉन के बारे में E कहा, तो हमारा जो कूलाम का नियम होता है, क्या है कूलाम का नियम, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। देखो प्यारे बच्चों, इस पर हम मान रखेंगे हैं 9 इंटू 10। देखो बेटा, आवेश बोला है तो इसको मैं Q1 मानूंगा, और इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, तो हो जाएगा ZE इंटू E अपॉन r²। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9
इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा ना नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। और जब ये पूरा मान नियतांक होगा तो क्या बचेगा? एफ समानुपाती। ऐसा अभी थोड़ा सा फिर रुक जाते हैं। इसको समीकरण नंबर हम क्या देते हैं? 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए दोनों के एलएचएस हमको क्या दिखाई पड़ रहे हैं? बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। तो बताएंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या? 1 व 2 से mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। r से r कैंसिल हो गया बेटा। और हमने देखा v स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन m इंटू r। तो आप देखोगे ये पूरा जो मान है वह क्या होता है? नियतांक होता है। नियतांक। तो इसको जैसे ही हटाया तो हो जाएगा v स्क्वायर समानुपाती 1/r। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√r। तो ये होता है उपग्रह की परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए व्यंजक, जहां हम इसके निष्कर्ष पर बोल रह सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति का वेग उसकी त्रिज्या के, उस कक्षा की त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वृत्तीय समतल सड़क पर कार की गति का व्यंजक। आप देख रहे हैं ये वृत्तीय है और समतल सड़क पर है, जहां पर एंग्रमन का कोई कार सर्कल में क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है। तो मान लेंगे, माना कि m द्रव्यमान का भार जो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान वेग v से गतिमान है, जिस पर निम्न बल कार्य करते हैं। ठीक है। अब क्या निम्न बल है बेटा? देखें तो ये देखो, एक कार का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर ना। अब यह ऊर्ध्वाधर का वस्तु कैसे भी अवस्था में रहे, वस्तु कैसे भी अवस्था में रहे, वो हमेशा क्या होगी? सीधी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा। और उसका प्रतिक्रिया बल, जैसे गति का तीसरा नियम हमने पढ़ा है ना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो बेटा क्या होता है ना, ये देखो, ये क्रिया अगर नीचे लगी ना, उसकी विपरीत प्रतिक्रिया लगेगी। ठीक है। तो उसी के जैसे अगर वस्तु ऐसा भी हो जाए तो भी अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब नीचे, ऊर्ध्वाधर वस्तु का भार नीचे, कैसो भी रहे, वस्तु ऐसी भी रहेगी तो नीचे। लेकिन प्रतिक्रिया बल, अगर वस्तु ऐसा है तो ऐसे, ऐसा है तो ऐसे लगेगा, ऐसा है तो ऐसे लगेगा, कभी भी उसके पृष्ठ के लंबवत लगेगा। तो बताएंगे वस्तु का भार, कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा कहा अभिलंब प्रतिक्रिया, क्रिया R, ठीक है, तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर। अब क्या बताएंगे? तीसरा, जो आवश्यक अभिकेंद्र बल mv स्क्वायर अपॉन r।
जो वृत्तीय मार्ग पर इसे चलने के लिए। तो देखिए सड़क और टायर के मध्य, इसके बाद आप लिखना है आपको, सड़क और टायर के मध्य घर्षण के कारण ही क्या होता है, हमें वृत्तीय पथ पर चलने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। इसलिए घर्षण बल बराबर घर्षण बल F होता है म्यू एस आर, जहां चूंकि R mg होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जी, तो ये हो जाएगा F म्यू एस mg। अब बताया कि सुरक्षित पार करने के लिए, सुरक्षित पार करने हेतु जो अभिकेंद्र बल का मान होता है, बल का मान घर्षण बल के मान के क्या होना चाहिए, छोटा या उससे बराबर होना चाहिए। इसका मान रख देंगे mv²/r बड़ा है या बराबर घर्षण बल का मान म्यू एस mg, m से m कैंसिल हो गया भैया, v² बराबर म्यू एस आर जी। तो म्यू v बराबर √म्यू एस आर जी, और अधिकतम वेग v max इज इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू एस आर जी। अब ये बराबर कैसे हो गया सर, अगर आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये बराबर कैसे हो गया, तो हमको बताना पड़ेगा भाई कि ये जो अधिकतम है, जैसे हमारे गाड़ी में इकोनॉमी देखना, आप स्प्लेंडर देखना, आप पैशन देखना, तो आप वहां पर देखोगे कि इकोनॉमी लिखा रहता है 50 हरा कलर का, अर्थात ये जो बता रहे कंडीशन मैं शून्य से 50 के तक चल रहा हूं तो सुरक्षित चलूंगा, और ये मैक्स का मतलब बता रहा अधिकतम मेरा अगर काटा, स्पीडिंग का काटा, स्पीडोमीटर का काटा अगर 50 में रहेगा तब तक मैं सुरक्षित हूं भैया, और 50 के बाद मेरी स्पीड बढ़ी तो उसका मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लगता, क्योंकि उस पे गाड़ी नियंत्रित हो पाएगी उससे अधिक वेग पर, तो ये निश्चित नहीं होता है। तो वही बताता है इसके सुरक्षा के उपाय पूछता है कभी कभी कि भाई क्या होता है, तो जब कभी वृत्तीय समतल सड़क पर अगर आपको सुरक्षित पार करना है तो आपके त्रिज्या अधिक होगी तब आसानी से प्राप्त कर लेंगे, और दूसरा यदि घर्षण बल का मान अधिक होना चाहिए तब, और घर्षण बल का मान कम होगा तो कार क्या होगी, स्लिप मारेगी जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए घर्षण का मान भी अधिक होना चाहिए, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या भी अधिक होनी चाहिए। ये दो घटनाएं हैं जिसको आप देख सकते हो और आप समझ सकते हो। दो कंडीशन लिखो बोलेगा ना शर्त, तो आप लिख सकते हो। हमारा अगला टॉपिक है वृत्तीय पथ पर साइकिल सवार की गति का व्यंजक निकालना है, या कभी कभी पूछता है कि बताइए वो कितने अंश के कोण से झुका है, उसके बारे में भी पूछता है। ठीक है, तो हम चलेंगे बेटा। फिर वही देखिए यहाँ पर हम लोग जब टर्न करते हैं तो देखना, जब हम लोग सीधा जाते हैं जैसे टर्न होता है तो ऐसा झुक जाते हैं, वही चीज को बता रही है, झुका है तो कितने अंश के कोण से झुक रहा है वो भी दिखा रहा है, और इसकी चालों के बारे में बताया। थोड़ा सा चित्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मान लो ये झुकता है थीटा कोण से, तो संगत कोण से क्या होगा, ये भी थीटा होगा, तो ये जब भी कर्ण कहलाएगा बेटा, जो कर्ण, तो आर कॉस थीटा है ना, ये सॉरी आर है, आर मतलब कर्ण हुआ, तो कोण के सामने की भुजा मैंने डाला तो ये कहलाएगा लंब, और ये क्या बचा, आधार। आधार भुजा का मतलब कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और लंब का मतलब किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से इसकी दिशा को दर्शा रहा है। ये वृत्तीय पथ पर चलने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। तो बताया जैसे लंब बोलेंगे तो दिमाग में साइन आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये आर है तो हम आर से इसको जोड़ दिए, तो आर साइन थीटा। फिर बताया आधार, जैसे आधार आया तो क्या जोड़ देंगे, कॉस, तो कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे, आप देख पाएंगे कि भाई यहां पर हम मानेंगे, माना कि m द्रव्यमान का कोई साइकिल सवार r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर
आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान वेग v से गतिमान है, जिस पर निम्न बल कार्यशील है। निम्न बल क्या है? कार्यशील है। पहला अब शॉर्टकट लिखूंगा, या वस्तु का भार mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया r, क्या वह व्यक्ति के तल के अभिलंब सर के शीर्ष से ऊपर की ओर, ठीक है। तीसरा बताया अभिकेंद्र बल, केंद्र के लिए मतलब वृत्तीय पथ पर चलाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल। फिर बताया R दो समकोणिक घटकों में वियोजित होता है। पहला आप देख पाएंगे क्या? पहला आप देखेंगे, पहला r sin थीटा और दूसरा होता है r cos थीटा। दिशा बताएं, r sin थीटा कैसी दिशा में है? क्षैतिज दिशा में, और ये कैसी दिशा में है? ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब संतुलन की अवस्था में आएंगे प्यारे बच्चों, इन द बैलेंसिंग कंडीशन। संतुलन अवस्था में देखो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है। ये mv² बराबर क्या हो जाएगा? r sin थीटा। तो mv² r sin थीटा, अर्थात इसी के कारण आवश्यक अभिकेंद्र बल हमें प्राप्त हो रहा है। फिर mg r cos थीटा, क्रिया के विपरीत। ये समीकरण नंबर 1 हुआ, और ये समीकरण नंबर क्या हुआ? 2 हुआ, जिससे क्या करेंगे हम? भाग देंगे 1/2। जब हमने भाग दिया mv² r बटे mg r sin थीटा r cos थीटा। तो r से r कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, तो बचा v² rg tan थीटा। तो कभी कभी झुकाव पूछता है ना, तो tan इधर आ जाएगा बेटा, हो जाएगा tan इधर आ जाएगा, तो कहलाएगा tan इनवर्स। क्या कहलाएगा? tan इनवर्स बराबर v² rg। ये होता है कोण का झुकाव पूछेगा तो ये बनाना है, और वेग पूछेगा तो आप बताएंगे समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा? v² rg tan थीटा। तो v होगा rg tan थीटा। तो ये था प्यारे बच्चों वृत्तीय पथ पर साइकिल सवार की चाल का व्यंजक, जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा क्लास। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले क्लास में ये क्लास मैं खत्म कर दूंगा, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे एक नए टॉपिक की तरफ। आज के लिए करते हैं। मैं आपका शिक्षक करीब आपसे विदा लेता हूँ।